अब इसको बनाने की विधि। सबसे पहला हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेथड। तो इलेक्ट्रिकल मेथड के लिए हम एक सीआरओ इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सीआरओ के अंदर एक फिलामेंट होता है, एक उसमें वैक्यूम ट्यूब होती है सबसे पहले, जिसमें आगे की तरफ कोन टाइप की स्क्रीन होती है, और इसके अंदर एक फिलामेंट होता है जिसमें करंट देने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की बीम को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक कॉलीमेटर होता है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बीम जाकर स्क्रीन पर टकराती है। रास्ते में यहाँ पर दो डिफ्लेक्शन प्लेट के पेयर होते हैं। एक तो ऐसा होता है जिसे हम वाई प्लेट कहते हैं, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग होगा। और दूसरा एक पेयर वो होता है जो जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। इसको हम एक्स प्लेट्स बोलते हैं। कोई सा भी किसी ऑर्डर में हो सकता है, आगे और पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने जब ये स्क्रीन पर जाकर इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगी तो ये फ्लोरोसेंट होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बीम इस पर जाके टकराती है तो ग्लो प्रोड्यूस होती है, और स्क्रीन पर इस प्रकार से एक्स और वाई एक्सिस हम शो कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसमें नगण्य द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज विक्षेपक प्लेट युग्म एक्स व वाई के बीच से गुजारकर पर्दे पर भेजते हैं। जहां यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करके स्पॉट के रूप में दिखाई देगा। ऊपर दिखाई देगा। ये तो स्क्रीन हो गई।
ये फिलामेंट हो गया, और ये पूरा कैथोड रे ट्यूब हो गई। तो हमें ये यहाँ पर स्पॉट दिखाई देगा। जब x या y प्लेटों पर SHM वैद्युत क्षेत्र के रूप में लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पुंज क्रमशः x व y अक्ष के अनुदिश चलेगा और दोनों को एक साथ लगाने पर हमें पर्दे पर लिसाजू आकृति प्राप्त होगी। ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल मेथड। दूसरा होता है ऑप्टिकल मेथड या प्रकाशीय विधि। तो प्रकाशीय विधि में हम फोटोन का इस्तेमाल करेंगे, उसका मास या इनर्शिया नेग्लिजिबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह इसमें फोटोन यूज होता है। इसमें नगण्य जड़त्व का फोटोन प्रयोग करते हैं। इसमें चित्रानुसार दो ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे जिनकी आवृत्तियां अलग अलग होंगी, और वो इस प्रकार से होंगे कि वो उनकी जो भुजाएं हैं, जो फॉर्क्स हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी होंगी। और इन भुजाओं पर मिरर लगे रहते हैं। सोर्स एस से प्राप्त लाइट को हम पहले ट्यूनिंग फोर्क, सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी n1 है, इस पे मिरर m1 लगा हुआ है और इसकी जो प्रॉन्ग्स हैं ये हॉरिजॉन्टल रखी हुई हैं, इसके ऊपर गिरते हैं। फिर एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी n2 है और इसकी वर्टिकल
इलेक्ट्रॉन्स पर मिरर M2 लगा हुआ है। इसके ऊपर गिरते हैं, लाइट इन दोनों से रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पर आएगी। जब कोई सा भी ट्यूनिंग फॉर्क वर्क नहीं कर रहा है तो जो लाइट जहां पर आएगी वो स्क्रीन का सेंटर होगा। चित्रानुसार दो लंबवत रखे ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर या की भुजाओं पर लगे मिरर्स M1 व M2 से प्रकाश यानी कि फोटोन परावर्तित होकर पर्दे के केंद्र ऊपर आता है। जब स्वरित्र N1 में कंपन होंगे तो दर्पण M1 के कारण प्रकाश पर्दे पर एक्स अक्ष के अनुदिश कंपन करेगा और जब दूसरे स्वरित क्योंकि इसके M1 के लंबवत रखा हुआ है N1 के, जब स्वरित N2 में कंपन होंगे तो दर्पण M2 के कारण प्रकाश पर्दे पर y अक्ष के अनुदिश कंपन करेगा। तो यहाँ हम इसको समझते हैं। पहले अगर ये एक्स अक्ष के अनुदिश कंपन कर M1 दर्पण कंपन कर रहा है तो इसकी जो भुजा है ये कभी बाहर की तरफ जाएगी। जब बाहर की तरफ जाएगी तो जो लाइट है वो पहले टकराएगी और वो इस प्रकार से आएगी। यानी एक्स अक्षीय अनुदिश कंपन करेगा। ऐसे ही जब M2 कंपन करेगा तो मान लीजिए इसकी भुजा बाहर की तरफ आ रही है तो लाइट इससे टकराकर एंगल ज़्यादा बनेगा, इंसिडेंट एंगल, और इससे टकराकर ये y अक्ष के अनुदिश
मूव करेगा। और जब दोनों स्वरित द्विभुज एक साथ वाइब्रेट करेंगे तो हमें पर्दे पर लिसाजू आकृति प्राप्त हो जाएगी। N1 व N2 दोनों के एक साथ कंपन करने के कारण हमें पर्दे पर लिसाजू चित्र प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं लिसाजू आकृति से अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करना। लिसाजू आकृति से अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करना। इसमें पहला केस होता है जब आवृत्तियों का अनुपात पूर्ण गुणक हो। जैसे 100, 200, 300, 500 अर्थात N1 upon N2 is equal to इंटीजर। तो ऐसी स्थिति में अगर x एक्सिस पर यदि x अक्ष पर आवृत्ति nx व y अक्ष पर आवृत्ति ny हो, मान लेते हैं x अक्ष पर आवृत्ति nx और y अक्ष पर आवृत्ति ny है। इस स्थिति में कलांतर स्थिर रहेगा
तथा नियत आकृति प्राप्त होगी। तब nx over ny इज इक्वल टू y अक्ष पर लूपों की संख्या डिवाइडेड बाई x अक्ष पर लूपों की संख्या। तो अगर आकृति में लूप बन रहे हैं तब तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर लूप नहीं बन रहे हैं तब अथवा nx ओवर ny की वैल्यू हम इस सूत्र से निकालेंगे। y अक्ष पर एक चक्र में कटानों की संख्या, यानी वो कितनी बार एक चक्र में y अक्ष को काटता है, डिवाइडेड बाई x अक्ष पर एक चक्र में कटानों की संख्या। तो इन दो सूत्रों की सहायता से हम आवृत्तियों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, और उनमें से अगर एक हमें नोन है तो दूसरी अननोन की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण, तो कुछ हम उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई दीर्घवृत्त या वृत्त बन रहा है, तो y अक्ष के अनुदिश भी एक लूप है और x अक्ष के अनुदिश भी एक लूप है। तो यहाँ पर nx ओवर ny इज इक्वल टू 1। दूसरा उदाहरण कि अगर शेप इस टाइप से आ रही है लिसाजू आकृति की, तो हम ये देख रहे हैं y अक्ष के अनुदिश दो लूप हैं और x अक्ष के निर्देश केवल एक लूप है। nx ओवर ny इज इक्वल टू 2/1। और अगर ये इस प्रकार से हो जाता तब nx ओवर ny इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट, शेप मान लीजिए लूप्स के फॉर्म में नहीं आ रही है, कुछ अलग आ रही है। जैसे शेप आ गई इस प्रकार से, तब एक चक्र में मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो x अक्ष को पहले एक बार यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, यानी x अक्ष को ये 4 बार काट रहा है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको दिखाते हैं अभी। यहाँ से स्टार्ट किया, x अक्ष को पहले यहाँ पर कट किया, फिर यहाँ पे कट किया, फिर ये लिसाजू आकृति लौट के आ रही है, तो यहाँ पे फिर दोबारा तीसरी बार कट किया और फिर लौट के यहाँ पे 4 बार कट, चौथी बार कट किया। तो x अक्ष को ये 4 बार कट करेगी, और एक चक्र में y एक्सिस को एक बार यहाँ कट किया और एक बार फिर लौटते हुए कट किया। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसमें
एन एक्स ओवर एन वाई इज इक्वल टू टू अपॉन, सॉरी, वाई एक्सिस को 2 बार कट किया और एक्स एक्सिस को 4, तो ये हो गया 1/2। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिफ्थ। आपके जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें भी हम एक राउंड में देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। सपोज यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से जाते हुए एक्स एक्सिस को पहले यहाँ पर कट किया, फिर लौट के आए, अब एक्स एक्सिस को दोबारा से यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ तक आ गए, तो एक्स एक्सिस को केवल 2 बार कट किया। वाई एक्सिस को देखें तो अगर पहली बार यहाँ कट किया, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 और फिर यहाँ 4, इसके लिए एन एक्स ओवर एन वाई, वाई एक्सिस को 4 बार और एक्स एक्सिस को 2 बार, दैट इज 2:1। तो इस प्रकार से हम आवृत्तियों का रेशो ज्ञात कर सकते हैं, और उनमें से अगर एक ज्ञात हो तो दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो तब हो गया जब उनके बीच में कलांतर फिक्स है और आवृत्तियों का रेशो, जो दोनों आवृत्तियां हैं वो पूर्णांक के रूप में है, उनका जो रेशो है वो पूर्णांक आ जाए। अब अगर आवृत्तियां लगभग बराबर हैं तब, जब आवृत्तियां लगभग बराबर है, यानी n1 नियरली इक्वल टू n2। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, एक 100 है, दूसरी 101 है। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं कि यदि दो लोग एक ही सर्किल में दौड़ना शुरू करें और एक की स्पीड ज़्यादा हो तो और एक की कम हो, तो दोनों एक साथ पुनः तब आएंगे जब तेज चलने वाला है एक चक्कर ज़्यादा लगा लेगा। तो माना n1 ग्रेटर देन n2, तो जब दोनों एक साथ होंगे तो n1 वाला n2 से एक कंपन अधिक करेगा, तथा इस स्थिति में माना दोनों से बने परिवर्ती लिसाजू आकृति का चक्रीय क्रम t समय में पूरा होता है। अतः n1t माइनस n2t इज इक्वल टू 1, यानी n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 1/t।
यदि n2 बड़ा है n1 से तो n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 1/t। अतः हम कह सकते हैं कि n1 माइनस n2 का डिफरेंस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/t। अर्थात यदि चक्रीय क्रम का समय t बढ़ता है तो आवर्ती अंतराल कम होगा तथा इसके विपरीत, इसके रिवर्स, यानी कि अगर t घटता है तो आवर्ती अंतराल बढ़ेगा। अब ज्ञात अथवा अज्ञात SHM पर लोडिंग करके उसकी आवृत्ति घटाते हैं तथा संगत t के मान में परिवर्तन से अज्ञात आवृत्ति ज्ञात कर लेते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, A व B, दो स्वरित्र हैं और NA की आवृत्ति लगभग NB के बराबर है तथा इसमें से हमें गिवन है NB A को लोडेड करने पर, यानी इसकी भुजाओं पर मोम लगाने पर लिसाजू आकृति के चक्रीय क्रम का समय 15 सेकंड से 20 सेकंड हो जाता है। तो NA ज्ञात करें। तो इसका आंसर देखिए,
तो पहले जो समय था वो 15 था, यानी प्रारंभ में t इज इक्वल टू 15 सेकेंड। अतः n1 डिफरेंस na डिफरेंस nb इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/15, यानी na माइनस nb की वैल्यू है 256 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/15। तो na की वैल्यू या तो 256 प्लस 1/15 होगी या 256 माइनस 1/15 होगी। तो 256 प्लस 1/15 ये आ जाती है 256.67 और ये आ जाती है 255.33। तो Na की वैल्यू शुरू में इतनी होगी, या तो 256.67 होगी या 255.33 होगी। अब ए पर लोडिंग से Na घटेगी। t इज इक्वल टू 20 सेकेंड यह बताता है कि आवर्ती अंतराल भी घटेगा। तो यदि Na इज इक्वल टू 256.67 माने तो लोडिंग के बाद इसका 256 से अंतराल घटेगा। और यदि Na इज इक्वल टू 255.33 माने तो लोडिंग के बाद इसका 256 से अंतराल बढ़ेगा। अर्थात लोडिंग से पहले Na इज इक्वल टू 256.67 या 256 प्लस 1/15 होगा। आंसर लोडिंग से पहले तो ये होगा, लोडिंग से पहले। अब लोडिंग के पश्चात, लोडिंग के बाद हमें पता चल गया कि जो तथा Na का मान Nb से ज़्यादा है। इससे हमें रिजल्ट ये आ गया। लोडिंग के बाद Na माइनस Nb इज इक्वल टू 1/20।
एन ए डैश यानी लोडिंग के बाद माइनस 256 इज इक्वल टू 1/20 और एन ए डैश यानी लोडिंग के बाद उसकी आवृत्ति 256 प्लस 1/20 होगी। तो ये आंसर आ गए। लोडिंग से पहले 256 प्लस 1/15 और लोडिंग के बाद 256 प्लस 1/20। इस प्रकार से हम अज्ञात आवृत्तियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं कि जब फ्रीक्वेंसीज 2:1 में माना हमने रेशियो अब ले रहे हैं 2:1, x इज इक्वल टू a साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाइव और y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी। तो पहले की तरह ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को खोलकर और इसको सॉल्व करेंगे तो जनरल इक्वेशन आ जाएगी। डायरेक्ट हम जनरल इक्वेशन बता रहे हैं यहाँ पर, x ओवर a माइनस साइन फाइव होल स्क्वायर प्लस 4y² ओवर b² ब्रैकेट y² ओवर b² माइनस 1 प्लस x ओवर a साइन फाइव इज इक्वल टू 0। ये है समीकरण एक ऐसे वक्र की सामान्य समीकरण है जिसमें y अक्ष पर दो लूप मतलब 8 के आकार का है। अब इसकी जो आकृति है वो फाई पर निर्भर करेगी और ए और बी पर निर्भर करेगी। तो इसमें अलग अलग तरह की आकृतियां होंगी। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं इसके हम। ये अलग अलग टाइप की ऐसी आकृति बनेंगी। ये फाई इज इक्वल टू 0 के लिए और ये फाई इज इक्वल टू फाई के लिए। फाई इज इक्वल टू 5/4, फाई इज इक्वल टू 5/2, फाई इज इक्वल टू 3π/4। फिर रिवर्स डायरेक्शन में शुरू हो जाएगी पाई के बाद।
फाई इज इक्वल टू फाई, फाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4, फाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 और फाई इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 और फाई इज इक्वल टू 2 पाई। इस तरीके से ये आकृतियां बनेंगी। तो दो लूप वाई एक्सिस के अलोंग है अगर एक्स वाली आवृत्ति डबल है वाई एक्सिस से, और अगर एक्स वाई एक्सिस के अलोंग आवृत्ति डबल होगी एक्स एक्सिस से, तो लूप बन जाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। इसी प्रकार से अगर n1 नियरली इक्वल टू है पी n2 के, तब आकृतियां तब आकृति चक्रीय क्रम में बदलेंगी तथा फिर फॉर्मूला वही लगेगा n1 डिफरेंस पी n2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/t, और पहले की तरह लोडिंग करके हम अज्ञात आवृत्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।